आज के इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण सवाल को हल करेंगे जो कि क्लास 10th से रिलेटेड है। और ये सभी सवाल कभी न कभी परीक्षा में पूछा गया है पिछले सालों में, पिछले वर्षों में। सभी के सभी प्रश्न विज्ञान से लिए गए हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से मिलता जुलता है। सबसे पहला जो प्रश्न है, मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यह बायोलॉजी से है। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़ी या 46। 23 जोड़ी मतलब 46 पीस। ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, या तो 23 जोड़ी या फिर 46। दूसरा प्रश्न है जो कि फिजिक्स से है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसको संकेत के रूप में हम लोग A से लिखते हैं। सोडियम का संकेत क्या होगा? Na। यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। या फिर प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। हालांकि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल आए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं तो 2, और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो 2। प्रकाश का वेग सबसे कम किस माध्यम में होता है? हीरा में। और प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में। निर्वात और फिजिक्स से संबंधित बहुत सारी बातें इसके पिछले भाग में बताई गई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। वहाँ से भी थ्योरी और कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है। तो प्रकाश का वेग सबसे कम किस माध्यम में होता है? हीरा में। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका अर्थ है कि हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक है। अगर हम दूसरे माध्यमों की तुलना हीरा से करें तो बाकी दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग जो है हीरा की तुलना में अधिक होगा। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में एक सवाल आता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है तो 2.42। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26। यह एक धातु है और इसकी परमाणु संख्या 26 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कुल कितनी होती है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी जिसमें हम सभी तत्वों को और सभी तत्वों के बारे में समझते हैं, उसमें वर्गों की संख्या देखा जाए तो 18 होती है, यानी खड़ी वाली लाइन। सामान्य ताप पर कौन सा पदार्थ विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है? चांदी, सिल्वर। विद्युत धारा, जितने भी धातु होते हैं सभी विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। कुछ एक दो ऐसे धातु हैं जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, उससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। बाकी सभी धातु विद्युत धारा के लिए सुचालक होते हैं, उससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। और विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है चांदी, यानी चांदी जो है वो विद्युत धारा के लिए सबसे बेहतर कंडक्टर है। एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन जो कि अधातु है और इसकी परमाणु संख्या 35 होती है। और एक धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है वो होता है मरकरी अथवा पारा। शायद यहाँ पे छूट चुका है वो, तो इसको रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण किस तरह होता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में होता है। विद्युत मोटर का उपयोग पंखे में किया जाता है, या फिर इसका उपयोग अलग अलग बहुत सारे कार्यों में किया जाता है। और उन सभी स्थानों पे हम उस मशीन में या फिर पंखे में विद्युत ऊर्जा देते हैं, और विद्युत ऊर्जा देने की सहायता से पंखा घूमना शुरू करता है। तो घूमने वाली ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। और हम
पंखे में देते हैं विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। 15 नंबर, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि किस तरह के संसाधन हैं? अनवीकरणीय संसाधन। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यह सभी संसाधन जीवों द्वारा प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे जीव जंतु के पृथ्वी के भीतर होने से और उसके साथ इन सभी ईंधनों का निर्माण हुआ है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो ये सभी किस प्रकार के संसाधन हैं? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन अर्थात ये समाप्त हो सकते हैं, एक बार उपयोग करने के बाद इसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य जो है वो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। अगला प्रश्न है, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। 4 ऑप्शन है, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस और कोयला। इनमें से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है? सीएनजी का। सीएनजी का उपयोग करके गाड़ी को चलाया जाता है। बड़े बड़े गाड़ियाँ, ट्रक, टेम्पो, बस, कार बड़े बड़े शहरों में सीएनजी की सहायता से चलाई जाती है ताकि वहाँ वायु प्रदूषण कम से कम हो। तो एलपीजी, बायोगैस, कोयला, इन तीनों का उपयोग करके आसानी से भोजन बनाया जा सकता है, लेकिन सीएनजी का उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं करते हैं। हाइड्रो का क्या अर्थ होता है? जल होता है। हाइड्रो का मतलब होता है जल। ऑब्जेक्टिव में सभी सवाल पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। किस देश को पवनों का देश कहते हैं? डेनमार्क को। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। यह एक ऐसा देश है जहां पर अधिक से अधिक पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अपने देश में भी पवन ऊर्जा का उपयोग होता है, लेकिन अगर हम पूरे विश्व में तुलना करें तो यह देश सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उपयोग करता है। और पवन ऊर्जा इस तरह का संसाधन है जो कि हमको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होता है। मतलब इसके लिए हमें अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार सभी सिस्टम को लगाने में और सभी सिस्टम को बैठाने में जो खर्च आता है, उसके बाद फिर उससे बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होते रहती है। और पवन ऊर्जा जो है एक तरह से किसी प्रकार से पर्यावरण पर नुकसान भी नहीं पहुंचाता है और नवीकरणीय संसाधन है। किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? सिलिकॉन का। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। और सिलिकॉन वास्तव में एक उपधातु है। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन को प्रायः किस रंग से पेंट किया जाता है? काले रंग से। सोलर कुकर में जो बर्तन का उपयोग होता है उसको काले रंग से पेंट कर देते हैं, क्योंकि काला रंग प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है जो प्रकाश को अपनी ओर आसानी से अट्रैक्ट करता है। और प्रकाश की किरणें जब उसके पास आसानी से पहुंचती है तो वो बर्तन आसानी से गर्म होता है। इसीलिए सोलर कुकर में जो बर्तन का उपयोग होता है उसको नॉर्मली काले रंग से पेंट कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 22, जल विद्युत संयंत्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? जल विद्युत संयंत्र यानी कि वह स्थान जहाँ पर जल का उपयोग करके विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। जल का उपयोग करके विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, तो वहाँ पर ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन यानी ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में जो बदलने की क्रिया होती है वो इस प्रकार से होती है कि जो जल की गतिज ऊर्जा होती है, जल में जो गतिज ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में बदल दी जाती है। जल विद्युत संयंत्र में जल में उपस्थित गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, लकड़ी और चारकोल की तुलना में अच्छा ईंधन कौन सा है? चारकोल।
लकड़ी और चारकोल की अगर तुलना करते हैं तो एक बेहतर ईंधन होता है चारकोल। चारकोल यानी कि जब हम लकड़ी को जला देते हैं तो लकड़ी को जलाने के बाद जो लकड़ी का कोयला बचता है उसी को चारकोल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन, कई तरह से इसको हम उत्तर लिख सकते हैं कि सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है और इसे अर्धचालक कहा जाता है। देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। जो धातु होते हैं आसानी से विद्युत धारा उससे प्रवाहित होती है। जितने भी धातु हैं, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, उन सब से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है। लेकिन जितने अधातु हैं उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है। लेकिन उपधातु जो होता है बीच का, कहने का अर्थ है कि कुछ गुण इसमें धातुओं वाले पाए जाते हैं, कुछ गुण अधातुओं वाले पाए जाते हैं। और इस कारण से यह पूरी तरह से न तो हम कह सकते हैं कि यह विद्युत धारा के लिए कुचालक है और ना ही हम कह सकते हैं कि सुचालक है, मतलब अर्धचालक। हल्की फुल्की मात्रा में इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो सिलिकॉन अर्धचालक है। पवन ऊर्जा है नवीकरणीय संसाधन। पीछे भी डिस्कस कर रहे थे इस बारे में कि पवन ऊर्जा जो कि कभी समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है, तो नवीकरणीय संसाधन है। पवन ऊर्जा फॉर्म सभी जगह नहीं लगाए जा सकते क्योंकि जनरेटर को संचालित करके विद्युत उत्पन्न करने के लिए पवन का वेग कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। पवन ऊर्जा फॉर्म, पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो मशीन और बाकी सारी चीज़ें लगाई जाती है वो सब जगह पर व्यवस्था करना संभव नहीं है, क्योंकि इसको उसी स्थान पे लगाया जा सकता है जहाँ पर कि हमेशा हवा बहते रहता हो। और क्योंकि उसमें जो टरबाइन होता है या फिर उसके लिए जो जनरेटर चलाया जाता है, उसको चलाने के लिए कम से कम पवन का वेग, यहाँ पर वेग होना चाहिए अथवा चाल, पवन का जो चाल है कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। अगर उससे कम हो तो फिर वहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न करना संभव नहीं है। एक दो बार इस प्रश्न को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है इस तरह से कि पवन ऊर्जा फॉर्म में पवन का वेग कम से कम कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है, सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा उष्मा और प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा उष्मा और प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा से यानी सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा, सौर ऊर्जा में उष्मा छिपी होती है और प्रकाश उत्पन्न होता है। और सौर ऊर्जा भी पवन ऊर्जा की तरह एक नवीकरणीय संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है जब तक पृथ्वी है। विद्युत जनित्र में ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार होता है? विद्युत जनित्र अर्थात जनरेटर। जनरेटर आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, जनरेटर में ऊर्जा का रूपांतरण होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। जब जनरेटर में उसको घुमाया जाता है किसी दूसरे चीज़ की सहायता से, जनरेटर को आसानी से पीटर की सहायता से घुमाया जाता है, तो घुमाने वाली जो ऊर्जा है वो है आंतरिक ऊर्जा। और जब वो एक निश्चित स्पीड के साथ घूमना शुरू हो जाता है तो विद्युत ऊर्जा देना शुरू कर देता है। तो विद्युत जनित्र में ऊर्जा किस तरह से बदलता है, एनर्जी किस प्रकार से चेंज हो जाती है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। ऑब्जेक्टिव में एक दो बार यह सवाल भी पूछा है। एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है वह है रेटिना, या हिंदी में इसी को दृष्टिपटल कहा जाता है। हम लोगों के नेत्र में रेटिना वह जगह है जहाँ पर हम लोग जो चीज़ें देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब वहाँ पर बन जाता है, या इसको ऑप्शन के हिसाब से दृष्टिपटल भी लिखा हुआ रह सकता है। किस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में होता है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उपयोग करके सैलूनों में लोगों का हजामत बनाया जाता है, शेविंग करने के काम आता है।
ठीक है, इस सभी प्रश्नों को एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा और उसके बाद फिर इसको अपने नोटबुक में उतारने का काम करिएगा। धन्यवाद।